दर्शकों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा एक सवाल है, आपका आने वाला कल कैसा होगा? ये आपकी आज की प्लानिंग और समझदारी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी जिम्मेदारियां और सपने बहुत बड़े हैं तो प्लानिंग भी उतनी ही बड़ी होनी बेहद जरूरी है, जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसकी सही तरीके से और सही समय पर शुरुआत होना भी उतना ही जरूरी है, जिसमें ज्यादातर लोग गलतियां कर बैठते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से विस्तार से चर्चा करेंगे और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे आखिर क्यों जरूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग, कैसे सही रिटायरमेंट प्लानिंग से भविष्य को सिक्योर किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या नियम कानून है। हर पहलू पर बारीकी से बात होगी, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। अभी तो बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, जैसे LIC वगैरह हो गया या पोस्ट ऑफिस वगैरह में हो गया, इंश्योरेंस वगैरह होता है। छोटा छोटा जो लमसम अमाउंट है वो जमा करना से कुछ रिटायरमेंट के बाद शायद करोड़ों रुपए का भी शायद उसमें लाभ मिलता है। और ये SIP वगैरह भी अच्छा है। SIP वगैरह करने से वो 1000-2000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो धीरे 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 जमा होते होते कंपाउंड इंटरेस्ट से एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, जो कि रिटायरमेंट में शायद करोड़ों रुपए तक मिलता है। रिटायरमेंट के लिए ये होना चाहिए, जैसे जब तक आप सर्विस सेक्टर में हैं तब तक आप ना छोटे छोटे से अमाउंट अलग अलग उसमें इन्वेस्ट करते रहिए। जैसे ज़मीन है, FD है, कुछ शेयर मार्केट है, मतलब जो रिस्क फ्री है। रिस्क की ये 25 दिन में पैसा डबल, इसमें ना जाकर ना छोटे छोटे इन्वेस्ट अलग अलग जगह पे करें, ताकि आपका आने वाला बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजरे। जी बताइए सर, रिटायरमेंट को लेकर के क्या? छोटी छोटी बचत करना चाहिए। जैसा कोई खर्चे में थोड़ा कटौती कर लिए, उसी से छोटा छोटा अमाउंट बचा के बड़ा बाद में आपको काम में आता है पैसा। रिटायरमेंट के बाद में बच्चों को सेटल करना है अपने, उसके बाद में घूमने जाना है, बच्चों का फ्यूचर देखना है, पहले तो घर वर बनाना है बच्चों के लिए, सारी चीज़ें करना है। मेरे पास मेरा खुद का खेती बाड़ी है। मैं धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, और उतना ही आनंद आ रहा है जीवन में जितना शासकीय सेवा में था, उतना ही रिटायरमेंट के बाद आ रहा है। और रिटायरमेंट के बाद कई प्लान रहते हैं। परिवार भी सोचता है कि आप सेवानिवृत्त हो गए हैं तो हमारी सेवा में रहेंगे, समाज सेवा करेंगे। और मेरा भी सोच यही रहता है। मैं प्रभाकांत उपाध्याय कार्यालय अधीक्षक से रिटायर्ड हुआ दिसंबर 24 में। उसके बाद पहले भी वहाँ भी रहा तो काफ़ी रहा, लोगों का सेवा करने का मौका मिला। और आज भी अभी वर्तमान में दिसंबर 24 से रिटायरमेंट होने के बाद साल डेढ़ साल में कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं अपन तो BSNL में। अब सरकार जो देगी देखेंगे क्या देती है। उसके बाद ये प्लान है, तो पहले तो 2 बच्चे रह गए, उनकी शादी करेंगे। उसके बाद पैसा बचेगा तो अपना घर का कोई बिजनेस खोलेंगे, धंधा खोलेंगे। कोई प्लानिंग भी करी है आप रिटायरमेंट के बाद कभी से? अभी तो नहीं की है। मेरा प्लान है कि मैं एक डेयरी खोलूंगा भैंसे में भी। अच्छा, और कुछ सेविंग भी करी है, कुछ नया कुछ और सोच रखा है? कुछ नहीं सोचा है, और फिर खेती बाड़ी करूंगा साथ में। हमारा ये स्टार्टिंग है तो अभी फ्यूचर का रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं करा हुआ है, पर एक बेहतर फ्यूचर की सोचते हैं कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हुए और चीज़ों को एक नई दिशा में ले जाते हुए नए फ्यूचर की करेंगे। थोड़ा कोशिश करेंगे रिटायरमेंट के बाद जैसे अच्छा फ्यूचर रहे अपना, और आगे अपन अपने घर फैमिली को संभाल सकें उसके लिए। दर्शकों, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों है जरूरी, ये आपके लिए जानना है बहुत जरूरी। जिनको मालूम है वो और बारीकी समझें, और जिनको नहीं मालूम है वो आज हर बात पर विशेष ध्यान दें। और आपको रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े हर पहलू के बारे में समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज 4 खास मेहमान। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एज बतौर गेस्ट कपिल होलकर जी, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ओमनाथ शर्मा जी, वित्तीय मामलों के जानकार। प्रशांत तिवारी जी, आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। रामाधार भीमटे, आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कपिल जी, सबसे पहले बुनियादी सवाल तो यही है कि रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग यानी आपके भविष्य की वो प्लानिंग जहां आपकी आज जो एक्टिव इनकम है, एक ऐसा दिन आएगा जब आपकी एक्टिव इनकम आना बंद हो जाएगी, तो आपको अपने लिए पैसिव इनकम कैसे अरेंज करते हैं। क्योंकि आपकी उम्र बढ़ना ये तय है, आपके खर्चे बढ़ना महंगाई के हिसाब से ये तय है। और जिस तरह से हम आज न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, जिस तरह से बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाते जॉब के कारण या अन्य कारणों से, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत महसूस होती है रिटायरमेंट प्लानिंग की। सो चाहे वो
व्यक्ति बिजनेस में हो, चाहे वो व्यक्ति जॉब में हो, या वो किसी और कृषि कार्य कहीं हो, सबके रिटायरमेंट प्लानिंग उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार का ताना बाना बदल रहा है। तो हर व्यक्ति को एक समय रहते इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। और मेरा मानना है कि इसकी सही शुरुआत आपको जब आप जॉब में होते हैं, यंग होते हैं, 24-25 साल की उम्र में होते हैं, जब अपने जॉब की शुरुआत करते हैं, तब से कर देनी चाहिए। तो जिससे कि आप जब तक रिटायर होते हैं 50, 55, 60 साल की उम्र में आप रिटायरमेंट प्लान करते हैं, आपके पास एक इतना सफिशिएंट कॉर्पस हो सके जो आपकी एक्टिव इनकम को रिप्लेस कर सके आपकी पैसिव इनकम से। ठीक है, ओमनाथ शर्मा जी, अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो अभी भी इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, उन्हें प्लीज आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि आने वाला वक्त उनके लिए कितना खतरनाक या फिर अनसेफ हो सकता है अगर अभी से वो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचने के लिए अगर शुरुआत नहीं की तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज से 20 साल पहले दूध 1 लीटर कितने रुपए में आता था और आज कितने रुपए में आता है। एक छोटे से खर्चे की बात करें कि आप कार का पंचर जब बनवाते थे आज से 15 साल पहले, तो वो कितने रुपए का एक पंचर बनता था और आज आपको कार का पंचर बनाने में कितने रुपए का खर्चा आता है। तो इससे बात ये पता चलती है कि जो बेसिक हमारे खर्चे हैं वो काफी गुना, 10 गुना, 20 गुना वो खर्चे बढ़ चुके हैं। तो जब आप 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आपकी 80 साल की एक एक्टिव लाइफ है, यानी कि आपको 20 साल तक बिना इनकम के अपनी पैसिव इनकम से चलना है। एक्टिव इनकम आपकी बंद हो जाएगी तो आपको 20 साल तक चलना है। तो आपके पीछे जो सबसे खतरनाक डायबिटीज की तरह कोई चीज रहेगी तो वो महंगाई रहेगी, इन्फ्लेशन रहेगा। और इन्फ्लेशन भी अब 2 प्रकार का हो चुका है। एक बेसिक इन्फ्लेशन है जो रोटी कपड़ा मकान का आपका होता है, और दूसरा शहर गांव में भी लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन पहुंच चुका है। हमें टीवी, वीसीआर तो अब बचे नहीं है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है, बाहर खाने जाना है, मेडिकल के खर्चे, ये सब 8 से 9% की दर से बढ़ रहे हैं। तो रिटायरमेंट के लिए एक कॉर्पस बनाना आपके लिए उतना ही आवश्यक है जैसे आपने 2 बच्चों को पालने के लिए आज तक जो प्लानिंग की है, उसी प्रकार से तीसरे बच्चे के रूप में अपने रिटायरमेंट के फंड को बनाना उतना ही आवश्यक है। ये फंड आपके साथ अगले 20 साल तक रहता है। ठीक है, दर्शकों को समझाने के लिए हम थोड़ा और बारीकी से बात कर लेते हैं। प्रशांत तिवारी जी, अब 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो सरकारी नौकरी में है, एक वो जो प्राइवेट नौकरी में है। दोनों के सामने अपने अपने चैलेंजेस भी हैं, सुविधा भी है। ऐसे में उनके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत क्या क्या रास्ते सामने हैं? सरकारी कर्मचारी हो या फिर कोई निजी क्षेत्र का कर्मचारी हो, दोनों के लिए ही रिटायरमेंट प्लानिंग उतनी ही ज़रूरी है जितना कि आज के दिनचर्या में आपको से यू कैन से दी मोबाइल। क्योंकि आज रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे तो कल के लिए आपको दिक्कत हो सकती है, जैसा कपिलनाथ शर्मा जी ने कहा, ओम प्रकाश जी ने कहा। इस स्थिति में रिटायरमेंट प्लानिंग आप एनपीएस के थ्रू कर सकते हैं या ईपीएफओ के थ्रू कर सकते हैं, पीएफ के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन इतना ही करना पर्याप्त नहीं है क्योंकि महंगाई जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो आपको कोई ऐसा साधन ढूंढना होगा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो महंगाई से ज़्यादा तेज़ी से आपके लिए पैसे जोड़ सके। इसमें आप दूसरे संसाधनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आज के दिन पे सरकारी कर्मचारी की अपेक्षा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए इसको करना अनिवार्य है सर। ठीक है, बहुत आपने जैसे मान लो कि मैं ये कहूँ कि किसी की जी बात जैसे मान लो कि आज कोई आदमी 35 वर्ष का है, जी 35 वर्ष का है और वो केवल 10,000 रुपये महीना जोड़ना चालू करता है अपने रिटायरमेंट के लिए और 60 साल की उम्र में मान लो रिटायर होता है और केवल 10% का अगर रिटर्न आता है तो वो अपने 60 साल की उम्र में लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए जमा कर लेगा। लेकिन यही आदमी मान लो 35 साल के बदले 45 साल की उम्र में ये काम करना चाहेगा कि वो 3.5-4 करोड़ रुपए का कॉर्पस जोड़े। जो पॉइंट आपने बताया उस पर और गहराई से बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बात करते हैं रामाधार भीमटे जी से। रामाधार जी, बढ़ती उम्र और रिस्क कैपेसिटी, ये दोनों फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बार बार जिक्र होता है। मैंने देखा है कि कई लोग हैं जो पुराने ख्यालात के हैं या फिर नए ख्यालात के भी हैं, उनके अपने अपने व्यूज होते हैं कहां पर इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहला जो ख्याल आता है वो आता है म्यूचुअल फंड्स का। सर, आज की डेट में लोग रिटायरमेंट को बहुत देर में समझना चाहते हैं, जबकि लोगों को यह सोचना चाहिए कि रिटायरमेंट जैसे 25 या 30 साल का जब कोई नौजवान होता है
अपना तैयारी करता है, पढ़ाई लिखाई होने के बाद में अपने जीवन का स्टार्ट करता है, फैमिली आता है, उसके बाद में ही रिटायरमेंट प्लान कर लेना चाहिए। क्योंकि सर 45, 50, 60 कैसे उम्र कंटिन्यू बढ़ते जाता है किसी को पता नहीं चलता है, और इंसान रिटायरमेंट की आ जाता है। हम किसी को बताते हैं कि यार अब 40 साल 50 साल के हो चुके रिटायरमेंट, बोलते हैं नहीं सर अभी तो हमारे पास टाइम है, हम तो बाद में कर लेंगे। जबकि सर ये बहुत गलत सोच है लोगों का। जबकि आप थोड़ा 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 या म्यूचुअल फंड में हो, या LIC में हो, या आपका बैंक सेविंग में हो, या कुछ अदर एसेट में हो, है ना, ये सेविंग करने के बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं सर, जिससे क्या है आने वाले आपके 60-65 साल में एक बड़ा एसेट आपके पास हो सकता है, जिससे आपका आने वाला रिटायरमेंट प्लान, है ना, बेहतर आपको और आपके जो फैमिली है, जैसे आपकी वाइफ है और स्वयं है, उसके लिए आपकी जीवन शैली अच्छे सुचारू रूप से चल सकता है। क्योंकि सर क्या है, जब तक हम नौकरी रहता है तो हमें तो 1 लाख 1.5 लाख का तनख्वाह मिलता रहता है, जिससे हमें क्या होता है इजी वे में चलते रहता है। पर जहां हमारी 60 साल या 62 साल के बाद में होता है तो हमको परेशानी होता है। तो मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि बेहतर है कि वो 30-35 साल से ही जहां अपना जॉब स्टार्ट करे, वहीं से अपना छोटा छोटा एक एसेट के रूप में अपना प्लानिंग करे, जिससे आने वाले एसेट की प्लानिंग करना, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कपिल होलकर जी। अब मेरा आपसे सवाल ये है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कि रिटायरमेंट प्लान को ऐसा भी होता है जिससे टैक्स भी बचे, पेंशन स्कीम्स होती हैं, सेविंग स्कीम्स होती हैं। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप कुछ केस स्टडीज बताएं, नाम लेते हुए बताएं, दर्शकों को बात समझ में आए। यहां निवेश किया ये फायदा, यहां निवेश किया तो नुकसान भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने यहाँ पे। एक्चुअली रिटायरमेंट को हमें देखते वक्त ये ध्यान रखना जरूरी है कि एक कहते हैं डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो आपको आपका अगर आप पीएफ या पीपीएफ में भी एलोकेशन दीजिए, क्योंकि उसकी जो राशि होती है वो पीएफ की राशि टैक्स फ्री होती है आपके हाथ में। तो जब आप यंग एज से पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना शुरू करते हैं तो आपके हाथ में जब एक अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड हो जाता है, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। जैसे कि अगर आप ओल्ड रिजीम में हैं तो एटीसी का बेनिफिट मिलता है, तो 1.5 लाख तक का एटीसी का बेनिफिट जो होता है, तो आप ईएलएसएस स्कीम्स जो होती है टैक्स सेविंग स्कीम, उनमें रिटायरमेंट ऑब्जेक्टिव लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो 1.5 लाख का बेनिफिट भी मिलेगा और फ्यूचर में ये पैसा आपका इकट्ठा भी होता जाएगा। साथ ही साथ रिटायरमेंट के लिए एक चीज और महत्वपूर्ण है जो हम यहां मान के चलते हैं कि आपको आपके आज के खर्चों को देखते हुए भविष्य में कितना खर्चा होगा उसकी प्लानिंग करना। क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जनरली लोग जो आज की प्लानिंग करते हैं वो भविष्य के इन्फ्लेशन को काउंट करके अपने खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं कि ये खर्चे क्या हो सकते हैं भविष्य में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा, रिटायरमेंट प्लानिंग करते वक्त आपको आपकी और वाइफ की दोनों की, अगर दोनों वर्किंग है, दोनों की इनकम और दोनों के एक्सपेंडिचर को अकाउंट फॉर करके करना चाहिए। तो जैसे टैक्स की आपने बात करी, तो ये 2 माध्यम से आप टैक्स बचा सकते हैं। जैसे रहा है ईएलएसएस में एसआईपी करें तो ओल्ड रिजीम में है तो उससे आप बचा सकते हैं, और दूसरा आप एक लंबी अवधि में एसआईपी के माध्यम से या पीपीएफ में इन्वेस्ट करके भी उसको काफी टैक्स की बचत हो सकती है आपकी। ठीक है, ओमनाथ शर्मा जी, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो कई रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, हम इस रिस्क फैक्टर्स पर भी बात कर लेते हैं। क्या समय समय पर निवेश प्लान में कोई बदलाव करना चाहिए, या फिर एक बार जो निवेश प्लान हमने सिलेक्ट कर लिया उसी पर कायम रहना चाहिए? पोर्टफोलियो की समीक्षा भी कितनी जरूरी है? नहीं, पोर्टफोलियो की समीक्षा बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो सबसे पहले उसके पास ऑप्शन है कि वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम 30 लाख रुपए जमा कर सकता है। तो उसमें सरकार की तरफ से इंटरेस्ट सबवेंशन को मिला के 8.1-8.2% का रिटर्न इंटरेस्ट उन्हें मिलता है, और वो बैंक में जाकर के पोस्ट ऑफिस में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर बाकी जो उनके पास पैसा बचा हुआ है वो फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, एनबीएफसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस का एन्युटी प्लान ले सकते हैं, एनपीएस ले सकते हैं। तो वहां से उनको रेगुलर इनकम आती है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट की स्कीम से बैंक्स में जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पता है कि वो अमूमन 100% के लगभग सेफ होता है, तो गवर्नमेंट से गारंटीड होता है। वैसे जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बाजार जोखिम होता है। बाजार जोखिम का मतलब पैसा रिस्क में नहीं होता, लेकिन उस पैसे में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती है। आपको अपनी उम्र, अपनी नॉलेज, अपनी हेल्थ कंडीशन और अपनी लिक्विडिटी को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा कि जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है वो पोर्टफोलियो कितना वॉलेटाइल है।
आप पूरे सेफ इन्वेस्टमेंट में 100% गारंटीड में जाएंगे तो ऑब्वियसली आप इन्फ्लेशन को, महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो भी कंजर्वेटिव, मॉडरेट या एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर आती है, लेकिन आपका पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर पाता है, महंगाई को। जब आपने पूछा कि अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 100% आपको समय अंतराल के साथ में पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो वो फंड्स आपको आपकी उम्र के हिसाब से आपको सेलेक्ट करने चाहिए। आपकी हेल्थ की कंडीशन में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे लिक्विड में पैसे रखने चाहिए कि आपको इमरजेंसी में आवश्यकता पड़े तो मिल जाए। और साथ में आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस होना आवश्यक है, क्योंकि आपके पास में इमरजेंसी सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस मतलब हेल्थ की इमरजेंसी एक चीज होती है जो सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति को परेशान करती है, और वहां पे इन्वेस्टमेंट्स को हमको लिक्विडेट करने पड़ते हैं। तो हमें डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए। डेफरमेंट ऑफ टैक्स का एक फायदा उठाना चाहिए कि जो फिक्स डिपॉजिट्स में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है, चाहे हम विड्रॉ करें चाहे नहीं करें। म्यूचुअल फंड में अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में या किसी भी दूसरे फंड्स में पैसा लगाते हैं उसमें डेफरमेंट ऑफ टैक्स होता है, और जब आप इंश्योरेंस के एन्युटी में लगाते हैं उससे मिलने वाला पैसा आपका टैक्सेबल होता है। तो ये सारे बातों को, पहलुओं को ध्यान में रख करके आपको अपना रेगुलर इंटरवल पे किसी प्रोफेशनल के माध्यम से अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए, या आप स्वयं भी उसको कर सकते हैं। जी ठीक है। प्रशांत तिवारी जी, ओमनाथ जी ने जिक्र किया था इन्वेस्टमेंट का, इन्फ्लेशन का। बड़ा स्ट्रांग रिलेशनशिप है इनका। अब अच्छा है या बुरा है वो ठीक है, बट रिलेशनशिप तो है। अब ऐसे में यह भी समझना जरूरी है कि कहां इन्वेस्टमेंट करें कि कम से कम 8% या 7% का जो ब्याज है वो मिल ही जाए इतना पैसा, तो क्योंकि बढ़ते समय के साथ महंगाई बढ़ेगी, डेफिनेटली श्योर है। तो इतना सालाना ब्याज मिल जाए इसकी गारंटी के तहत कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? महंगाई से आपको अगर महंगाई को मात देनी है तो बचत उसके लिए पर्याप्त नहीं होगी, आपको इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाना होगा। और अगर हम इन्वेस्टमेंट्स में बात करते हैं कि कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर आप महंगाई को मात दे सकते हैं, तो इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है जहां पे आप जाएं तो आप महंगाई को मात दे सकते हैं। एनपीएस की स्कीम है जो इक्विटी का जो भाग है वो आप महंगाई को मात दे सकता है। और हाइब्रिड स्कीम्स होती हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको महंगाई से ऊपर रिटर्न्स आ सकते हैं। आजकल कुछ इंश्योरेंस की भी स्कीम्स हैं जहां आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो भी एक ऐसा रिटर्न देते हैं इक्विटी में पैसा लगा के कि वो महंगाई को मात दे सकते हैं। कहीं पर भी रिटर्न्स एश्योर्ड नहीं है, लेकिन ये इन स्कीम्स में अगर आप जाएंगे तो ये पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड है कि जहां पर आपको महंगाई से ऊपर रिटर्न्स आते हैं, तो ऐसी स्कीम्स में जाकर आप महंगाई को मात दे सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी उम्र, अपनी अवस्था का ख्याल रखें कि आप जहां पैसा लगा रहे हैं। मान लो कि आपकी उम्र 30-35 साल की है, तो 30-35 साल से 45 साल तक की उम्र में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी जिसमें ज़्यादा है, चाहे एनपीएस में भी आप जाते हैं तो इक्विटी भाग की तरफ ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 45 साल से 55 साल तक की है तो आपको हाइब्रिड किस्म की स्कीम्स पे पैसा लगाना चाहिए। और 55 साल की उम्र के बाद जब आप रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो आपको अपने पैसों को संजोने, मतलब सुरक्षित करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पर आप धीरे धीरे उन फंड्स को सेव कर लें, ताकि जब आप रिटायरमेंट को अप्रोच करें तो आप जो कॉर्पस चाह रहे हैं वो कॉर्पस बना रहे। और उसके बाद फिर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप जहां पैसा रखें, जैसे कुछ ऑप्शंस बताए हैं, तो जहां पर भी आप पैसा रखें वो आगे आने वाले समय के इन्फ्लेशन को, आपके रिक्वायरमेंट्स को, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को, सारी चीज़ों को और इमरजेंसी फंड्स को भी एड्रेस कर सकें। वैसी जगह पैसा रखें जहां आपको मतलब एटलीस्ट 7 to 8% का रिटर्न मिलता रहे। सर ठीक है रामाधार जी, बहुत सिंपल, और मैं आपसे छोटा जवाब लेना चाहूंगा। इन तीनों गेस्ट को सुनने के बाद लोगों के जहन में सवाल आ रहा होगा, सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है? 2 लाइनर आंसर बस। सर आज की डेट में बेस्ट प्लान कह सकते हैं, मगर थोड़ा सा रिस्क तो हर किसी को उठाना पड़ता है। तो फिर भी सर म्यूचुअल फंड के ऊपर जाना चाहिए, जिससे मार्केट का फ्लोरेंसी अप डाउन तो होता है, फिर भी थोड़ा सा उसमें आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। जी ठीक है। कपिल होलकर जी, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, किससे सजेशन लेना चाहिए? सबसे बेस्ट सजेशन सीए से लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए? इन्वेस्टमेंट जो स्पेशलिस्ट है उनसे लेना चाहिए? क्योंकि देखिए जो अब छोटे छोटे शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उन्हें नहीं पता होता है, किसी ने बता दिया कान में आके, पास आके, भाई यहाँ पे कर लो, मुझे बड़ा फायदा हुआ था, तो कई बार बातों में आ जाते हैं, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
देखिए, सबसे ज़रूरी है कि मेरा ऐसा मानना है कि हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर एक यूनिक इन्वेस्टर है। उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसकी अपने गोल हैं, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो कभी भी निवेशक को किसी को देखा देखी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि आप आपके जिस भी शहर में, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, वहाँ के एक रेप्यूटेड निवेश सलाहकार या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलें, जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, एमफी रजिस्टर्ड हो, सेबी रजिस्टर्ड हो, और साथ ही साथ आप उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में देखिए। ये देखिए कि वो कितना जानता है। जैसे अगर मुझे एक सर्जरी करानी है तो मैं एक बेहतर डॉक्टर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक खुद का प्रॉपर ऑफिस है, क्या उसके पास में खुद का वेबसाइट, खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है, क्या उसके पास में खुद का ऑपरेशन स्टाफ है जो आपको सर्विस दे सके, एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास में है। लेकिन तो कपिल जी, कई बार हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, गड़बड़ भी आती है कई बार। आपकी बात बिल्कुल सही है, बट जनरली इस प्रोफेशन में जो रेप्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सेबी के द्वारा इतने ज़्यादा नियम कायदे से बंधे गए हैं कि वो कोई भी उतार चढ़ाव या कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। तो आपको शायद एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर के को ढूंढने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ओमनाथ शर्मा जी, रिटायरमेंट प्लान चुनते हुए हमें किन किन टाइप के फ्रॉड से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मार्केट में फ्रॉड्स भी होते हैं, और खासकर उस पीढ़ी के साथ जिसे अभी सोशल मीडिया के जरिए ही जानकारी मिलती है या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है। देखिए, बिल्कुल छोटा सा थंब रूल है कि अगर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं वो कितना आपको फिक्स्ड डिपॉजिट पे रिटर्न दे रहे हैं, जैसे एज ऑन डेट अगर हम बात करें 6.5 से 7% के बीच में पब्लिक सेक्टर के बैंक्स रिटर्न दे रहे हैं, और हम देखें तो इन्फ्लेशन भी हमारा 4 से 6% के बीच में। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर पब्लिक सेक्टर का बैंक 6.5 से 7% के बीच में रिटर्न दे रहा है, तो कोई भी ऐसा रिटर्न जो हमें उससे 3% 4% ज्यादा रिटर्न अश्योर करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तो बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ कि 10% भी अगर कोई रिटर्न अश्योर गारंटीड करने की कोशिश कर रहा है, तब वहां से सचेत हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसमें लालच में फंसने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पब्लिक सेक्टर के बैंक के रिटर्न्स को आप बेंचमार्क मान के चलिए। पब्लिक सेक्टर के बैंक के रिटर्न में अगर आप महंगाई के आंकड़े को जोड़ देंगे तो उसके बराबर इक्विटी का जनरली रिटर्न आता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक से 1% ज्यादा एनबीएफसी रिटर्न देता है अपने फिक्स्ड डिपॉजिट में। उससे बहुत ज्यादा रिटर्न अगर कहीं पे भी कोई बोलने की बात कर रहा है तो दैट मीन्स आप फ्रॉड के नजदीक आप पहुंच रहे हैं। और जो स्कीम्स 1%, 2%, 3% महीने के रिटर्न को अश्योर करती हैं, तो ये प्राइमे फेसी समझ जाना चाहिए कि ये फ्रॉड ही है। और हमेशा जैसे कपिल जी ने भी कहा कि सेबी से रजिस्टर्ड, एमफी से रजिस्टर्ड या बैंक्स रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है प्रशांत तिवारी जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, दर्शकों के जहन में आ रहा होगा। हमने प्री रिटायरमेंट की बात तो कर ली, अब जरा पोस्ट रिटायरमेंट की बात कर लेते हैं। उस दौरान अगर कोई मोटा मेडिकल खर्च आ जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या विशेष तैयारी पहले से करनी चाहिए, और उस दौरान अगर आपने तैयारी नहीं कर रखी है तो फिर क्या क्या आप कर सकते हैं? ये गलतियां हर कोई करता है आजकल, क्योंकि हम रिटायरमेंट की तो प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट जो हमारे सामने चुनौतियां आएंगी हम उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो अगर मान लो कोई मेडिकल खर्च आता है या कुछ होता है तो इसके लिए लोगों को सबसे पहले स्वास्थ्य बीमा लेना ज़रूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस। इसके साथ ही साथ इमरजेंसी फंड्स की भी व्यवस्था करना ज़रूरी। कम से कम 6 से 12 महीने के खर्च का प्रावधान किसी को भी जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग करे तो करना चाहिए। इसको रिटायरमेंट प्लानिंग से, जैसे हम खर्च की जो प्लानिंग करते हैं कि आज मेरा खर्च अगर 50,000 रुपये है और मैं 30 साल का हूं, तो अगले 30 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा तो यही खर्च 6% की महंगाई दर से लगभग 2 लाख रुपये, 2,25,000 रुपये हो जाएगा। तो हम इसकी प्लानिंग करते हैं कि 2,25,000 रुपये महीना मुझे 60 साल के बाद मिले। तो जब हम इमरजेंसी फंड की बात करते हैं तो हमको वो 2 लाख रुपए महीना जो मिले इसकी प्लान कर रहे हैं। इससे अलग रख के मुझे 12 लाख रुपए से लेकर 24 लाख रुपए तक का इमरजेंसी के लिए इंतजाम करना होगा। साथ ही साथ मुझे वेल बिफोर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे क्लॉज होते हैं। मैं एक बहुत सिंपल वे में कहना चाहूंगा कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त आपकी जितनी प्लानिंग स्ट्रांग होगी, आपका बुढ़ापा उतना ही बेहतर बीतेगा, उतना ही अच्छा बीतेगा। किसी भी तरह की इमरजेंसी आ जाएगी, आपको मानसिक रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि चारों मेहमानों के जरिए आपको वो रास्ता मिल गया होगा कैसे करनी है प्लानिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और यहां वक्त है ब्रेक का।